हेलो दोस्तों। आज हमारा विषय है तमस उपन्यास, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है आपके। तमस उपन्यास के लेखक जो हैं भीष्म शाहनी हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। तमस का प्रकाशन 1973 ईस्वी में। और ये आपने याद रखना है कि एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो तमस है उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। 1975 में लिखा गया और 1975 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इसके अलावा गोविंद निहालनी ने दूरदर्शन पर इन जो तमस उपन्यास है उस पर धारावाहिक का निर्माण किया था। तमस की उपन्यास की जो पृष्ठभूमि लेकर गोविंद निहालनी ने क्या इस पर धारावाहिक बनाया था। भीष्म साहनी ने अपनी आत्मकथा आज के अतीत, ठीक है, इनकी आत्मकथा थी आज के अतीत में लिखते हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं कि कब बम्बई के निकट भिवंडी नगर में मुस्लिम और हिंदू दंगे हुए, पर मुझे इतना याद है कि इन दंगों के बाद मैंने तमस लिखना आरंभ किया। ठीक है। उसके बाद तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। यह 1947 के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की 5 दिनों की कहानी वर्णित है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है 5 दिन, जो 5 दिन हैं दंगों से संबंधित लाहौर शहर है और 5 दिन की कहानी है। उसके बाद जो आलोचक हैं गोपाल राय, वो तमस के बारे में क्या लिखते हैं। तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास जो हैं वो देखिए। सबसे पहले इनका झरोका है 1967। अब इनको देखिए 3 3 का गैप है। पहले 3 उपन्यास अगर याद करने हैं ना, तो इनके अगर सीक्वेंस में लगाने आ जाएं, पहले तो याद कर लो कि जैसे कि 1967 में झरोके, ठीक है, पहले तो इनका इसमें आता, फिर 70 में 3 साल ऐड करेंगे कड़ियाँ, फिर 3 ऐड करेंगे तो तमस। तो आप हम तमस से भी करेंगे, तमस हमारे सिलेबस में है तो तमस 73 में है। उससे पूर्व में क्या है, 2 उपन्यास हैं, झरोके और कड़ियाँ। तो तमस के पहले क्या है, कड़ियाँ हैं 70 में और फिर झरोके हैं 67 में। उसके बाद बसंती है, सीधा 80 में आएगा। 80 की उसमें जो है 2 उपन्यास होंगे। 80 में उन्होंने लिखा, 80 के दशक में बसंती और मैं दस की माड़ी 1988 में। उसके बाद कुंतो आ जाती है 1993 में। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। 2000 में आप ये कर सकते हो, जैसे कि 2000 में इनका कौन सा उपन्यास है, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। जय हिंद की सेना 2010 में। अब इनके जो उपन्यास, इनके बारे में थोड़ी सी हम व्याख्या कर लेते हैं क्या क्या है इनके उपन्यासों में। जो भीष्म साहनी का झरोके पहला उपन्यास है, उस उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से इन्हें आर्य समाजी परिवार में संस्कारगत जो जड़ता है उस पर विश्लेषण और उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा दी है इन्होंने। ठीक है। दूसरा है इनका कड़ियाँ। इसमें जो है विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन की कथा को वर्णित किया गया है। ठीक है। इसमें जो पति पत्नी है, जो मध्यम वर्गीय हैं और विपरीत संस्कारों से संबंधित है, इसमें लेखक ने जो है स्त्री के आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की ओर बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणामस्वरूप परिवार विघटन की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। उसके बाद तमस का हम बाद में पढ़ेंगे। बसंती जो उपन्यास है, ये भी उपन्यास जो है जो महानगर दिल्ली में राजस्थानी आप्रवासी झुग्गियां बस्तियों में रहने वाली भाव की लड़की की कहानी है। उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है बसंती है, जिसका शोषण के शिकार होती है और जीवन के प्रति आस्था बनाए रखती है और व्यवस्था से वो लड़ती है। उसके बाद कुंतो उपन्यास में नारी जाति की प्राचीनता का अंकन किया। ये भी पंजाब से, जो पंजाब एरिया है उसकी तरफ से उसकी पृष्ठभूमि है। विभिन्न जो स्त्री पात्र हैं वो पतियों की पर स्त्री गमन की समस्या को उठाया गया है। नीलू नीलिमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम के संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है। जय हिंद की सेना जो उपन्यास है, ये हमारा उपन्यास 2010 में लिखा गया है और ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित उपन्यास है। अब हम पढ़ते हैं जो तमस उपन्यास है उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। ये मैंने नोट्स में बनाए हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आप कम समय में आप उसको निकाल सकते हैं। मुराद अली के कहने पर नत्थू द्वारा सुअर को मारना। ठीक है। मुराद अली जो कहानी, जो उपन्यास, उसकी शुरुआत ही नत्थू से होती है। नत्थू को 5 रुपये देता है मुराद अली। ठीक है। और कहता है कि जो सालोत्री साहब है उनको एक मरा हुआ सुअर चाहिए
डॉक्टरी काम के लिए। जो मुराद अली है नत्थू को झूठ बोलता है, और नत्थु जो जाति से चमार होता है तो उसे पैसे के लालच में आकर ये काम करने लगता है। तो बहुत काफ़ी इसमें जो सूर को मारता है तो बहुत मुशक्क़त से मारना पड़ता है इसको, क्योंकि अनुभव तो था नहीं। तो मुराद अली इससे झूठ बोल के सूअर मरवाता है, और बाद में क्या करता है, नत्थु द्वारा मारे गए सूअर को मस्जिद के सामने फेंका जाता है। ठीक है। सूअर की घटना से शहर में दंगा फसाद का माहौल बना। नत्थु का परेशान रहना, मतलब नत्थु को जब ये बात पता लगती है कि वो मस्जिद के सामने फेंक गया और उसके कारण जो है दंगे का माहौल बन चुका है, तो ये परेशान रहने लगता है और अंत में अपनी पत्नी को सच्चाई बताता है। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतो का हमले के डर से गांव को छोड़कर भागना। गुरुद्वारों में सिखों और बलवाइयों जो बाहर से आए मुसलमानों के बीच क्या दंगे होना, लड़ाई झगड़ा होना। सिखों, महिलाओं और बच्चों द्वारा कुएं में कूद कर अपनी जान देना। हिंदू बहुल इलाकों में मुसलमानों का और मुसलमान बहुल इलाकों में हिंदुओं का जो है डर फैल गया था। उसके बाद दंगा फसाद को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा रिचर्ड के घर मिलना। रिचर्ड जो है एक अंग्रेज अधिकारी है, लीजा उसकी पत्नी है, और रिचर्ड द्वारा केवल आश्वासन दिया जाना। रिचर्ड द्वारा लीजा को बताना कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक ही हैं, सब पहले सबकी नस्ल एक ही थी। प्रभात फेरी में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों पर मुस्लिम बस्ती में पथराव होना और बख्शी जी द्वारा सूअर को हटाने का प्रयत्न करना। सोहन सिंह और मीरदाद जैसे लोगों द्वारा दंगे रुकवाने की कोशिश करना, लेकिन उनको की भी हत्या कर दी जाती है। रमजान और उसके साथियों द्वारा सिख इकबाल सिंह का धर्म परिवर्तन करवाना। अंग्रेज सरकार के हस्तक्षेप करना और दंगों को शांत करना। कामरेड देवदत्त द्वारा अमन कमेटी के को बनाना और उसकी मीटिंग के प्रयास करना। शहर में अमन के लिए बस में बैठकर मुराद अली द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाना। ये वही व्यक्ति है जिसने नत्थु को पैसे दिए थे शोर मारने के लिए, ये नारे ला रहे हैं। अब कथनक हम पढ़ लेते हैं इसका, मैं आपको सुना बता देता हूँ इसका कथनक क्या क्या था। देखिए इसका जो कथनक है, जो संपूर्ण उपन्यास जो है 2 खंडों में विभाजित है। उपन्यास में कुल 21 भाग हैं। प्रथम भाग में 1 से 13 तक है, दूसरा है 14 से 21 तक। पंजाब प्रांत के किसी जिले की कथा के आधार बनाया गया है। प्रथम खंड में शहर और द्वितीय खंड में गांव की कथा को देखा जा सकता है। कथा के प्रारंभ में नत्थु चमार बंद कोठरी में एक चोर को मारने का प्रयास करता है। यह काम करने के लिए मुराद अली ने कहा, और वह नत्थु से कहता कि हमारे सालोत्री साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए। नत्थु का वह काम कर देता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आत्मग्लानि तब होती है जब वह मरा हुआ सूअर मस्जिद के द्वारे पर फेंक दिया जाता है। इस वजह से शहर में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव होता है। बख्शी जी अजीत, मास्टर रामदास, मेहता जी, अजीत सिंह, देसराज, शंकर, कश्मीरी लाल, जर्नैल आदि कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं जो प्रभात फेरी निकालते हैं और मुस्लिम बस्तियों में सफाई कार्य करते हैं ताकि वे लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है, सबका अपना अपना स्वार्थ है। रिचर्ड जिले का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर है। वह अपनी लीजा को भारत के बारे में बताता है। वह इतिहास प्रिय है, लेकिन लीजा को इन बातों में कोई रुचि नहीं है। वह चाहती है कि रिचर्ड उससे प्रेम की बातें करे। मस्जिद के बाहर मरा हुआ सूअर मिलने के बाद शहर में फसाद का भय होने लगता है। मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग के समर्थन करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कांग्रेस को हिंदू की पार्टी कहते हैं। वानप्रस्थ जी पातरैन में जो एक महात्मा है के नेतृत्व में हिंदू प्रतिनिधि की एक बैठक होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि हिंदू और सिखों को मिलकर दंगे रुकवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर से मिलना चाहिए, किसी रिचर्ड से, और दंगा मिलना चाहिए, और दंगा हो जाए तो उसकी अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी चाहिए। कामरेड देवव्रत हिंदू नवयुवकों को एक अखाड़ा चलाता है, जिसमें जो नवयुवक हैं को लड़ने के लिए तैयार करता है। लेकिन देवव्रत भी यह चाहता है कि शहर में अमन बना रहे। शहर के नागरिकों का एक शिष्टमंडल जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। रिचर्ड उन्हें मिलाने जाता है और उनसे आग्रह करता है कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए और दंगा फसाद ना हो। रिचर्ड उन्हें केवल आश्वासन देता है। इसी समय शहर में दंगे भड़क जाते हैं। जो लोग साथ साथ रिचर्ड के घर आते हैं वे सब अलग अलग रास्ते भागने लगते हैं। लाला लक्ष्मी नारायण अपने बेटे रणवीर के लिए परेशान है, जो देवव्रत का शिष्य है और दंगों में घर से गायब है। सभी लोग एक दूसरे के प्रति भय की भावना से भर जाते हैं। मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के घर जलते हैं, दोनों मरते हैं, चारों तरफ लूट मार मच जाती है। उपन्यास द्वारा का जो दूसरा खंड है वो शुरू होने पर गांव में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतो अपना गांव छोड़कर भाग जाते हैं और उनकी दुकान जो बाहर से आए मुसलमानों द्वारा जला दी जाती है। मार्ग में उन्हें एक मुस्लिम एहसान अली के घर पनाह मिलते हैं, लेकिन वहां से भी जल्द उन्हें भगा दिया जाता है। गांव के गुरुद्वारे में एकत्रित हुए सिखों मुसलमानों के बीच भयंकर लड़ाई होती है।
दोनों ओर से लोग मारे जाते हैं। सिखों की तरफ से सोहन सिंह और मुसलमानों की तरफ से मीर दाद दंगे रुकवाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन धार्मिक उन्मादी और उनकी भी हत्या कर देते हैं। सिख महिलाएं और छोटे बच्चे कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। दंगे में हरनाम सिंह का बेटा इकबाल सिंह मुस्लिम युवकों द्वारा पकड़ा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उनके कहने पर इस्लाम को स्वीकार कर लेता है। फसाद बढ़ने पर अंग्रेज सरकार हस्तक्षेप करती है और दंगे रुक जाते हैं। शहर में फौज तैनात कर दी जाती है। अंग्रेज सरकार कांग्रेस कमेटी रिलीफ कमेटी द्वारा दंगे पीड़ितों की सहायता करते हैं और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं लोगों की मौत और नुकसान के। एक ब्राह्मण परिवार की बेटी प्रकाशो लापता हो जाती है। पता चलता है कि मोहल्ले में अल्लाह अल्लाह रखा ने उठाकर जबरन उसे अपनी बीवी बना लिया है। प्रकाशों की मां चाहकर भी प्रकाश को वापस नहीं ला पाती। अंत में देवव्रत सभी धर्मों के लोगों को एकत्रित कर एक अमन कमेटी का निर्माण की प्रस्तावना करता है। कुछ विरोध और मन मुटाव के बाद कमेटी बन जाती है। कमेटी अमन प्रचार के लिए बस में जाती है और बैठकर मुराद अली हिंदू मुस्लिम के एकता के नारे लगाता है। इसके बाद जो उपन्यास की मूल संवेदना के रूप में सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना को रेखांकित किया जा सकता है। रिचर्ड के हस्तक्षेप कर दंगे रुकवा सकता था, लेकिन वह यथावत बना रहता है। मुराद अली जैसे लोग दंगे की भूमिका तैयार करते हैं, उनका दंगों में कोई नुकसान नहीं होता। उपन्यास में लेखक के अनुसार दंगों में केवल गरीब आदमी का नुकसान होता है। शहर में एक घटना घटित होती है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नींव हिल जाती है। सोहन सिंह और मीर दाद हिंदू मुस्लिम को समझाते हैं कि अंग्रेज सरकार की साजिश है, लेकिन धार्मिक उन्माद में डूबे लोगों द्वारा उन्हें भी मार दिया जाता है। दंगों के आसपास रहने वाले सिख मुसलमानों के लिए काफिर और मुसलमान सिखों के लिए तुर्क बन जाते हैं। नफरत की तरह आंधी का अंत एक अमन कमेटी का निर्माण होता है। अमन कमेटी में भी स्वार्थी लोग पद पाने के लिए एक दूसरे से झगड़े करते हैं। इस प्रकार इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। उपन्यास के अंदर जो उर्दू बहुल शब्दों की प्रधानता है, पात्रों के वार्तालाप में कहीं कहीं पंजाबी और रिचर्ड और लीजा जो है अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं। इसके बाद जो पात्र हैं, जैसे प्रमुख पात्र हैं, सबसे पहले नत्थु। नत्थु जो निम्न वर्गीय पात्र है, जाति चमार है, भोला भाला सीधा आदमी है। ठीक है। रिचर्ड का हमने बताया कि रिचर्ड जो है डिप्टी कमिश्नर था, अंग्रेज अधिकारी था, और लीजा उसकी पत्नी थी। उसके बाद बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। देवव्रत मास्टर RSS कार्यकर्ता और अखाड़ा संचालक है। ये योग समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ाना सिखाने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद रणवीर जो है लाला लक्ष्मी का नारायण का पुत्र है। हरनाम सिंह है, बंतो है। ठीक है। उसके बाद निहंग सिंह, सरदार तेजा सिंह, हयात बख्श, लाला लक्ष्मी नारायण लाल, मुराद अली, रमजान, इकबाल सिंह। उसके बाद जो उपन्यास है, इसमें कोई भी पात्र नायक नहीं है। उपन्यास के अंदर जो परिवेश चित्रित किया गया है वो स्वयं ही नायक बन गया है। जो दंगों से संबंधित जो उपन्यास जो इसकी कहानी है वही इसका नायक है। इसमें पात्रों से अगर देखा जाए तो कोई नायक नहीं मिलता। संपूर्ण जो उपन्यास है 2 खंडों में विभक्त है। उपन्यास में एक तो जो 2 खंड हमने अभी चर्चा की, एक तो शहरी और एक ग्रामीण, 2 भागों के लेकर चलता है। इसमें 21 प्रकरण है। प्रथम में 13 तक है और दूसरा जो है दूसरे में 8 है, 14 से 21 तक। उसके बाद इस उपन्यास की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो देख लीजिए। यह उपन्यास यह विचार कि हमारा आचरण हमारी मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए एक ऐसा मौका आदर्शवाद है जिसे सिविल सर्विसेज के नाम से लिखाने में अफसर अपना पिंड छुड़वा लेता है। रिचर्ड कहता है ये बात। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय चुनते समय उसकी नैतिक पक्ष के बारे में सोचता ही कब है, वह तो केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में सोचता है। रिचर्ड कह रहा है ये बात। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। नत्थु ये बात कहता है और लेखक का भी ये विचार है। घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते, वे केवल भोड़े हास्य और व्यंग्य में ही बदल सकते हैं। इकबाल सिंह। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। रिचर्ड। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते, मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते, सिख झटके का मांस खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। रिचर्ड। उसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं कि आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, हिंदुओं की जमात, और हिंदू लोग और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती, यह महमूद कहता है।
बड़ा एहसान है लीज़ा। मुसलमानों के नाम के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नाम के पीछे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू, इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। रिचर्ड कहता है ये बात। बुद्ध की मूर्तियों में सबसे बड़ी खूबी वह है धीमी सी मुस्कान जो होठों के आसपास खेलती रहती है। रिचर्ड कहता है ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंजरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानती हुई भी इतनी चाहिए नहीं, इतनी गिंग नहीं मारेगी। लीजा। उसके बाद हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते कि प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों को एक दूसरे से अलग हैं। रिचर्ड कहता है सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें, एक एक बोरी कच्चा और पक्का कोयला रखें। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत से फेंके जा सकते हैं। पुण्य आत्मा जी। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों की भूल जाना होगा। सरकार को भी रोल सब इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि अपील करनी चाहिए कि वे आपस में ना लड़े। पादरी हर्बर्ट। बापू ने कहा था आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा आई आज़ादी, पर हमें क्या, हमें पहले भी बोझा ढोते थे, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। मजदूर आपस में। उसे लगा कि जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं, वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का है। लीजा क्या विचार है? और लोग भी हैं अफसरों के साथ, हम सायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमान का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बनाकर रखी, ना हम सायों के साथ। लक्ष्मी नारायण से उसकी पत्नी कहती है। इस तरह ये उपन्यास हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगली रचना में। धन्यवाद।